वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोजन योजना में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं नीट बायोलॉजी। उसमें हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट वीडियोज़ में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, यूनिट फर्स्ट है जो 11th क्लास एनसीईआरटी की, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें एक चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है लास्ट क्लासेस में, लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने उसको पढ़ा था, दैट इज द लिविंग वर्ड, वो पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते हैं। वो चैप्टर 2 है, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2, वो दैट इज क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे, शुरू कर रहे हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, ये टॉपिक बड़ा ही थोड़ा डाइवर्स टाइप का है। क्लासिफिकेशन का ये मतलब है कि आपको सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको एक एक क्लास में बांट देना है। एक क्लास में मतलब एक ग्रुप में कर देना है। क्या कर देना है, एक ग्रुप में उनको क्या कर देना है, बांट देना है। बांट देना का मतलब कि ग्रुपिंग करनी है एक तरह से। क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। अब तुम्हें कुछ मैं एक सरल भाषा में समझाऊं कि देखो कुछ इस तरह का है। एक एक कोई मान लो ये पूरे ये जो एक जगह है जहाँ पे क्या होता है, बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। जैसे कि कोई मान लो इस तरह का है, तुम कह लो कि ऑर्गेनिज्म क्या है, तुम्हें मैं एक एग्जांपल ऐसे दे दूँ कि यहाँ एक ऐसा है कि एक तुम सड़क पे बैठे हुए हैं, एक 4 व्हीलर गाड़ी जा रही है, और एक क्या है, ट्रक जा रहा है। ट्रक जा रहा है, उसमें भी ऐसे ही पहिए लगे हुए हैं, मतलब बहुत से ज़्यादा पहिए लगे हुए हैं। एक जो है बाइसिकल जा रही है, और फिर क्या जा रही है, एक क्या जा रही है कि बाइक जा रही है, इस तरह का। एक क्या है, रिक्शा जा रहा है, उसमें 3 पहिए लगे हुए हैं, इस तरह का। तो अब हम ये कहें कि ये बताइए, आपको इसमें से क्लासिफाई करना है, मतलब ग्रुपिंग करनी है। क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो हम क्या काम करेंगे, पहले ये देखेंगे। जैसे एक तरह का कुछ हम बेसिस रखेंगे। क्या रखेंगे, बेसिस। किस बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है, तो बेसिस क्या होगा, कोई कैरेक्टर होंगे, उसके बेसिस पे हमको क्या कर देना है, इसको क्लासिफाई कर देना है। अब वो कैरेक्टर है क्या बच्चों, तो कैरेक्टर ये है कि जैसे अगर मान लो मुझे करना हो या तो हम क्या काम करेंगे कि हम ये देख लेंगे कि एक एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें ओनली 2 व्हीलर जो है वो आ जाएंगे। जो 2 व्हीलर है, जो 2 पहिए की गाड़ियां हैं, वो ग्रुप ए में आ जाएगा। जो तुम्हारा ग्रुप ए है उसमें हो गया। ग्रुप बी में जो होगा वो होंगे जो 3 व्हीलर है। कितने व्हीलर है, 3 व्हीलर। 3 व्हीलर की गाड़ी आ जाएंगी। और ग्रुप सी में वो आ जाएंगे जो क्या है कि मोर देन 2 व्हीलर, या फिर कह लो कि 4 व्हीलर और मोर देन 4 व्हीलर। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया। तो हमने क्या बताया, 3 ग्रुप बांटा ऑन द बेसिस। अब बेसिस यहाँ क्या था, नंबर ऑफ व्हील। किसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया, नंबर ऑफ व्हील। तो कैरेक्टर यहाँ पे हमारा क्या था, नंबर ऑफ व्हील। अगर बच्चों, अगर हम इसमें ये कहें कि ये जो 3 ग्रुप हैं, ये हमने केवल कितने कैरेक्टर लिए इसको क्लासिफाई करने के लिए, तो हम ये कह देंगे सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिए, नंबर ऑफ व्हील देख के कि हाँ इसमें 2 व्हील है, 2 व्हीलर को एक जगह रखते हैं, 4 व्हीलर को एक जगह, 3 व्हीलर को एक जगह रखते हैं। इस तरह से हमने ग्रुपिंग कर दिए। तो कह लो कि हमने यहाँ पे एक तरह का बहुत ही इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 व्हीलर की बात करेंगे, अगर इसको फर्दर हम कुछ और क्राइटेरिया बढ़ा दें, अपने क्राइटेरिया को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक से क्राइटेरिया क्या कर दिए, 2 कर दिए। तो जो दूसरा वाला क्राइटेरिया है, हम उसमें क्या ऐड कर देना है कि 2 व्हीलर, क्या लिखेंगे, 2 व्हीलर विथ फ्यूल। क्या रख दे, 2 व्हीलर विथ फ्यूल। तो अब ये क्या हो जाए, एक अलग ग्रुप बन जाएगा। तो ए में क्या बन जाएगा, A1 हो सकता है और A2 हो सकता है। तो A1 में हो जाएगा जो 2 व्हीलर हो गए, 2 व्हीलर होगा विथ फ्यूल होगा। और एक जो होगा, और ये होगा जो एक होगा 2 व्हीलर विदाउट फ्यूल। व्हीलर विदाउट फ्यूल, जैसे कि क्या, बाइसिकल हो गया, तो बाइसिकल इधर आ जाएगा, और ये बाइक वगैरह जो भी होंगे इसमें आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम कर सकते हैं, रिक्शा आ जाएगा इसमें। और क्या हो जाएगा, जो ऑटो रिक्शा हो गया वो अलग आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि हम जब क्या बढ़ा रहे हैं, जो बेसिस, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वो अगर इंक्रीज करते जाएंगे, ये 1 से 2, 2 फिर 3, या मोर देन ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर इंक्रीज करते जाएंगे, तो हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा, जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, वो बड़ा ही एडवांस होता जाएगा और बहुत ही अथेंटिक होता जाएगा। तो बच्चों, हम लोग अगर हम ये देखें कि जैसे आज हम लोग ये कार को या व्हीकल्स को जो क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हील, ऐसे तो पहले जो लिविंग वर्ड है, लिविंग वर्ड मतलब हम लिविंग वर्ड पढ़ रहे हैं, जो लाइफ फॉर्म है, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया से लेके पूरा एनिमल किंगडम तक, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो लाइफ फॉर्म्स है, उन सबको हमको क्या क्या कैरेक्टराइज करना है, क्लासीफाई करना, ग्रुपिंग करनी है उनको।
ग्रुपिंग करने के लिए तो हम क्या करेंगे, कुछ कैरेक्टर्स को उनको लेंगे। अब ये बताओ कि कुछ लोगों ने अगर मान लो कहा जाए कि कुछ कैरेक्टर को लिया है, बेसिक कैरेक्टर जो शुरुआत वाला जो बेसिक कैरेक्टर लिया है, अगर वो कुछ कैरेक्टर को लेके अगर क्लासीफाई किए तो वो क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट होगा। मतलब गलत नहीं होगा वो कैरेक्टर, वो क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट हो जाएगा। इनएडिक्वेट का मतलब हो गया है कि वो जो क्लासिफिकेशन कुछ ही कैरेक्टर पे था, ये एक तरह से कह लो कि ब्रॉड सेंस उनका था कि हाँ कुछ ही कैरेक्टर को लेकर वो क्लासीफाई किए थे, इसलिए बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा जो बात थी कि अगर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ाएं तो हम क्या समझ रहे हैं कि डे बाय डे क्या हो रहा है, हम लोग डे बाय डे जो होता है हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू या जो भी जो एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, वो इंफॉर्मेशन जो बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है इंफॉर्मेशन, जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है, जो उसकी मार्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, जो नए नए कैरेक्टर एपोमॉर्फिक डिराइव्ड कैरेक्टर जो होते हैं, इन सब की वजह से जो जो चीज़ें आ रही हैं, इंफॉर्मेशन धीमे धीमे डे बाय डे क्या और इंक्रीज कर रहा है। तो जब इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कैरेक्टर भी इंक्रीज करके क्लासीफाई कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, तो अब ये अगर हम इस तरह से क्लासीफाई करें तो बहुत से लंबे लंबे ग्रुप बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये था कि हमको कुछ छोटे छोटे ग्रुप में भी बांटना है, ऐसे इतना ज़्यादा ग्रुप ना कर दे कि हमको स्टडी करने में प्रॉब्लम हो। इतनी बातें अगर समझ में आई तो हम लोग आगे फिर पढ़ें हम लोग। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखो जो अर्ली वाला लाइफ था, जो अर्ली लाइफ थी, उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखो क्या कर रहे हैं, चैप्टर 2 है ये, और ये क्या है बच्चों, क्लासिफिकेशन है किसका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो आगे क्या करते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको ग्रुपिंग कर देंगे। उनको क्या कर देंगे बच्चों, ग्रुपिंग कर देंगे। लिविंग फॉर्म्स को क्या कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। एक बात ये होगी। दूसरी ये हो गई कि ये जो विचार हम लोग को आ जा रहा है, ये विचार पहले जो साइंटिस्ट होते होंगे उनको भी आया होगा कि कैसे हम ग्रुपिंग कर दें, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग ग्रुपिंग कर दें। तो ये पहले के जो ऑर्गेनिज्म लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहला जो सबसे अर्लीस्ट सिस्टम था जो क्लासिफिकेशन का या फिर जो ग्रुपिंग करने का, वो थे सबसे जो अर्लीस्ट थे वो साइंटिस्ट थे। वो तुम्हारा नाम था उनका अरिस्टोटल। क्या था, अरिस्टोटल। ये साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले ये पूछा गया है नीट में कि सबसे अर्लीस्ट कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो कि क्लासिफिकेशन दिए थे लिविंग वर्ड का या बायोलॉजिकल सिस्टम का, तो कहोगे अरिस्टोटल। इनसे पहले कोई दिया था, यस, इनसे पहले भी बहुत से लोग दिए थे, लेकिन उतना ऑथेंटिक नहीं था, उतना साइंटिफिक नहीं था ये। तो ये मोर साइंटिफिक है, इसको क्या कहेंगे, मोर साइंटिफिक है। तो सबसे पहली बात तो यही आ गई कि मोर साइंटिफिक है, और सबसे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका था, तो एरिस्टोटल का था। तो अब समझा जाए कि ये क्या कहे होंगे। आज के ज़माने में तो एक छोटा से बच्चा भी जो बायोलॉजी का जानता होगा वो बहुत सी चीज़ें जान रहा है बायोलॉजी के बारे में। तो उस समय देखो इन्होंने ये क्या सोचे होंगे, क्या समझ के किए होंगे। तो उस समय तो जो मेजर जैसे माइक्रोस्कोप नहीं है, मान लो वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना समझ नहीं आ रहा है, बहुत लिमिटेशंस थे, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्टडी नहीं हुआ था, बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी। तो उस वजह से क्या करते थे कि जो विजुअल है, जो देख के पता चल जाए करेक्टर को, उन्हीं सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल करेक्टर को लेके बताते थे। तो एक्चुअली क्या था, मार्फोलॉजिकल करेक्टर को लेके चलते थे, मार्फोलॉजिकल करेक्टर को लेके चले थे ये। और ये किसको क्लासीफाई किए थे, प्लांट को। किसको, प्लांट्स को 3 भागों में बांट दिया इन्होंने, हर्ब्स, श्रब्स और क्या, ट्री। क्या करें, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। ये देखते ही पता चल जाए कि ये बड़े बड़े प्लांट है जिसमें स्टेम बहुत ट्रंक की तरह होता है, उसको ट्रीज कहते थे। श्रब्स जैसे कि तुम्हारा होगा गुलाब का फूल पेड़ हो गया उस तरह का, उसको क्या कहते हैं, जो वो जो है तुम्हारा अड़हुल का जो फूल होता है, जिसको क्या कहते हैं, हेलियंथस रोजा सिनेंसिस आई थिंक। तो ये हर्ब्स है। हर्ब्स को क्या कहेंगे, हर्ब्स जो हो जाएंगे जो जो एकदम हर्बेसियस स्टेम हो, जो जिनकी कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेम वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। तो ये था, इन्होंने मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया बच्चों। उसके बाद जो एनिमल के लिए भी इन्होंने बताया कि एनिमल का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं 2 ग्रुप में, एक में जिसमें आरबीसी प्रेजेंट हो और एक में जिसमें आरबीसी अब्सेंट हो। तो आरबीसी जिसमें अब्सेंट हो उसको क्या कहेंगे, वो एक अलग ग्रुप बना दिए, और जिसमें प्रेजेंट हो उसको एक अलग ग्रुप बना दिए। तो ये था सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो फिर अगला हम लोग देखते हैं कि क्या है। अगले में हम लोग देखेंगे इसके बाद भी कोई आया जो क्लासीफाई किया।
तो ये जो था थोड़ा साइंटिफिक वे में था, लेकिन अभी हम समझें तो केवल प्लांट को एनिमल में ही बांटना इनफ नहीं था, और प्लांट में केवल हर्ब सर्ब ट्री को ही बांटना इनफ नहीं था। ये और इससे पहले वाले जो कुछ बताया है एनसीईआरटी ने, ये बताया है कि जो अर्ली सिस्टम था वो अकॉर्डिंग ऐसे क्लासीफाई करते थे लोग, जैसे कि जिसका हैबिटेट जैसा था, हैबिटेट के बेसिस पे बांट देते थे, ग्रुपिंग कर देते थे। उसके अलावा क्या था कि क्या कहते हैं, हैबिटेट के बेसिस बांट देते थे। उसके बाद जो सोर्स होता है फूड के जो फूड का सोर्स होता था उसको एक ग्रुप में बांट देते थे। शेल्टर मतलब जिस तरह का होता था, जिस प्लांट की जैसी ज़रूरत होती उस तरह से उसको क्लासीफाई करते थे। तो उसको ये अनसाइंटिफिक करते, नॉन साइंटिफिक। साइंटिफिक ये नहीं था। साइंटिफिक कौन था? जो ये शुरू किए थे अरिस्टोटल, सबसे अर्लीस्ट, जो उस समय जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारे की वो जो इन्फॉर्मेशन थी उनको इन्होंने यूज किया और इस तरह से क्लासीफाई किया। उसके बाद जैसे ही ये अरिस्टोटल के आगे जो हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा और साइंटिफिक एलिब्रेशन हुआ, और एक साइंटिस्ट है लीनियस। क्या है बच्चों? लीनियस। इन्होंने दिया टू किंगडम सिस्टम। क्या दिया इन्होंने? टू किंगडम सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का। इन्होंने कहा कि मतलब कि क्या होता है, इन्होंने ये बताया, हाँ ये बच्चों इसको क्लियर कर लेना। जो हम ये बताते हैं हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस का, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, इसका जो गुड़हल का हम बता रहे थे नाम, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस हो गया, श्रब में जो आएंगे। यहाँ पे देखो किंगडम का हो गया, किंगडम सिस्टम में। तो किंगडम सिस्टम इन्होंने कितना, टू किंगडम सिस्टम दिया। इन्होंने एकदम क्लियर कट बता दिया कि देखो पूरे जो जीव जगत है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको हम केवल दो भागों में बांट सकते हैं। वो जो दो पार्ट है वो है एक तरफ कर लीजिए प्लांट को, और एक जगह एक तरफ कर लीजिए प्लांट्स को, कर लीजिए एक तरफ कर लीजिए एनिमल्स को, है ना। ये इस तरह का इन्होंने कर दिया। प्लांट्स में इन्होंने कहा कि प्लांट्स में हर वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें क्या हो, सेल वॉल हो, और एनिमल में जो सेल वॉल अब्सेंट हो, सेल वॉल क्या हो, अब्सेंट हो। तो ऐसा अगर सेल वॉल अब्सेंट हो और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो, यही दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखो इस संसार में जो ये लीनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक किंगडम, इन्होंने नाम दिया किंगडम। किंगडम का मतलब ये था कि एक एम्पायर है। ये एम्पायर मतलब पूरे ग्रुप, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें सब आ जाएंगे। तो ये सब समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि धीमे धीमे इवोल्यूशन हुआ, किस एडवांसमेंट हुई, किसमें, माइक्रोस्कोपी में, डिफरेंट टाइप्स के जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उन सब में एडवांसमेंट हुई। ये एडवांसमेंट की वजह से क्या हुआ, धीमे धीमे लोगों को आइडिया लगा कि नहीं, ये केवल इनएडिक्वेट है। ये जो सिस्टम था ये कैसा था, वो इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट। ये कैसा सिस्टम था, ये इनएडिक्वेट, अपर्याप्त है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इन दोनों के क्राइटेरिया में फिट ही नहीं हो रहे हैं। क्राइटेरिया में अकॉर्डिंग टू लीनियस तो फिट हो रहे हैं, लेकिन उनकी एक अलग बाउंड्री है, एक ग्रुप नया बन सकता था। जैसे हम लोगों ने उसमें एक ही कैरेक्टर लिए थे, जैसे इन्होंने एक कैरेक्टर लिया, क्या था, केवल सेल वॉल, और नेक्स्ट अगर हम कुछ कैरेक्टर बढ़ाए तो क्या होता था, वेरी कर सकता है। फिर इसके बाद जो होता था, अब हम लोग कुछ देखेंगे कि कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में कुछ समझेंगे। तो देखो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या हो। तो एक तो इस तरह का सेल हो गया जिसमें क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोइड होता है एक्चुअली, और ये इसके अंदर जो इनर फोल्डिंग होती है इसको मेसोसोम कहते हैं। और यहाँ हो गया क्या, तुम्हारा यूकैरियोटिक सिस्टम है, तो यहाँ पे क्रोमोजोम के फॉर्म में, और यहाँ इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो है ऐसे ऐसे करके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स और भी है, जैसे राइबोसोम है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या, गोल्गी बॉडी है, फिर राइबोसोम्स है, इस तरह का है ये। तो ये हम डिफरेंस देख रहे हैं कि एक तरह का ये भी सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, और एक कैसा सेल है, यूकैरियोटिक सेल। ये अलग ही एक्सपेक्ट हो गया कि इस संसार में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों क्या है, मोस्टली जो होते हैं बैक्टीरियल सिस्टम जो होता है वो क्या होते हैं, यही एग्जाम्पल, बैक्टीरियल सिस्टम क्या है, प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। यूकैरियोटिक में सब है। ये तो एक सेल का टाइप हो गया कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट। दूसरा हम ये देखते हैं बच्चों कि ये जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट है, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो अकेले लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी सारी लाइफ की जो प्रोसेस है वो अकेले कंप्लीट कर सकते हैं। उनमें तुम्हारा ये प्रोकैरियोट भी हो जाएगा, बैक्टीरिया भी आ जाएगा। उसके अलावा और भी जो यूनिसेलुलर हो गए, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगल सेल से अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले उसको कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
तो ऐसे प्रोकैरियोट में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट में भी आ जाएंगे और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट में भी आ जाएंगे और किस में आ जाएंगे, यूकैरियोट में भी आ जाएंगे। यूकैरियोट में भी जिसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, उसमें भी आ जाएंगे ये। तो यूकैरियोट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें दोनों आ सकते हैं, प्रोकैरियोटिक भी आ सकता है, यूकैरियोटिक भी आ सकता है। ये दो बातें होंगी। हम लोग किस सेल के नेचर के बेसिस पे हम कर रहे हैं, ये किसके बेसिस पे कर रहे हैं, सेल का नेचर कैसा है, सेल प्रोकैरियोटिक है कि सेल यूकैरियोटिक है, सेल यूनिसेलुलर है या सेल मल्टीसेलुलर। एक ग्रुप ये भी हो सकता है कि सेल क्या हो जाए बच्चों, मल्टीसेलुलर हो जाए। क्या हो जाए, मल्टीसेलुलर हो जाए। तो मल्टीसेलुलर हो जाएगा तो फिर वही बात होगी कि मल्टीसेलुलर एक से अधिक सेल से मिलकर बना होगा, लेकिन मल्टीसेलुलर के साथ क्या हो जाए, यूकैरियोटिक हो जाए। क्या हो जाए, यूकैरियोटिक। ये एक बात हो गई। इसके अलावा फिर एक अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते थे वो क्या करते थे, ऑटोट्रॉपिक होते थे। कैसे होते थे बच्चों, ऑटोट्रॉपिक। और कुछ जो होते हैं एकदम एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये सब टर्म हमको जानना पड़ेगा क्योंकि आगे हम क्या कर रहे हैं, नए नए कैरेक्टर को ऐड करते जा रहे हैं और क्लासिफिकेशन को और एडवांस बनाते जा रहे हैं। एक तो कैरेक्टर हो गया मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, दूसरा हो गया ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक या और भी ईटीसी, ये इसमें हो सकता है। इसको कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कैरेक्टर हो गया। और थोड़ा समझे इसके बारे में तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो वही था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो गया। इतनी सारी बातें हो गई। उसके बाद ये एक ऑर्गेनिज्म ऐसा हो गया जो क्या है कि जिसमें क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एक में क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है। प्रेजेंट या फिर क्या, अब्सेंट। तो ये तो प्रिमिटिव फीचर है। ये कैसा था, प्रिमिटिव वाला है। मतलब जो लीनियस भी इसको माने थे, लीनियस इसको यूज करते आ रहे हैं। तो अगर हम इतना देख रहे हैं कि अगर नेचर में देखें तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। किस किस तरह के, ये पॉसिबल है कि वो प्रोकैरियोटिक नेचर का हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यूकैरियोटिक। तो एक कैरेक्टर हम क्या ले लें, सेल का क्या ले लें, ऑर्गेनाइजेशन। सेल का ऑर्गेनाइजेशन ले लें। सेल का ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ये इस नेचर का ले लें। दूसरा क्या ले लें, सेल का ऑर्गेनाइजेशन ले लिए। दूसरा क्या ले लेंगे कि जो हो गया यूनिसेलुलर। सेल का ऑर्गेनाइजेशन में प्रोकैरियोट, एक्चुअली यहाँ सेल का ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे हम क्या लिख लें, सेल का टाइप। कैसा है, सेल का टाइप, सेल टाइप लिख लेते हैं यहाँ पे, ज़्यादा सही होगा। सेल टाइप, सेल टाइप लिख ले, प्रोकैरियोटिक नेचर है कि यूकैरियोटिक। और यहाँ पे सेल का ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर। दूसरा हम क्या कैरेक्टर ले लें, सेल का ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन बच्चों क्या हो सकता है, ये या तो यूनिसेलुलर होगा या तो फिर क्या होगा, मल्टीसेलुलर। एक कैरेक्टर ये ले लिए, ये सब लीनियस नहीं लिए थे कैरेक्टर। तीसरा जो हम लेने जा रहे हैं वो क्या ले सकते हैं, न्यूट्रिशन के बेसिस पे। ये तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट हो गया। और एक क्या हो जाएगा, मल्टीसेलुलर। अब ये एक चीज़ और ले लेते हैं कि न्यूट्रिशन का मोड। न्यूट्रिशन का मोड ले लेते हैं कि क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है या पैरासिटिक है, इस तरह का कुछ ले लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में सब आ जाएंगे। और उसके बाद चौथा ले लेते हैं कि सेल वॉल, सेल वॉल का प्रेजेंस है, ऑब्सेंट। तो इतने अगर हम कैरेक्टर ले लें, अब क्लासीफाई करने गए तो जो लीनियस यूज किए थे वो केवल किसके यूज किए थे, इस सेल वॉल को। और हमने अब क्या ऐड कर रहे हैं, सेल का ये हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं इसमें, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, सेल का टाइप, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, सेल वॉल, प्रेजेंट है एब्सेंट, इवोल्यूशनरी, क्या कौन ज़्यादा इवॉल्व है कौन कम इवॉल्व है, ये इस सब कैरेक्टर को हम लेके क्लासीफाई करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों, अब ये अगर इतना बेसिक समझे होंगे तो हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखो ये जो भी क्लासिफिकेशन हमने ग्रुपिंग बनाए, जैसे लीनियस जब थे, हम ये जानते हैं कि लीनियस जो थे ये क्या दिए थे, टू किंगडम सिस्टम। तो इनकी बहुत सी प्रॉब्लम हो गई। ये किस बातों को नहीं, इनकी ड्रॉबैक क्या है या फेल्योर क्या है, फेल्योर के लिए क्या क्या है, तो ड्रॉबैक क्या क्या है इनके बच्चों। तो इन्होंने कभी भी इसकी बात नहीं थी, क्या की नहीं की थी, थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की थी। मतलब क्या, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं बताया था ये। दूसरा क्या नहीं बताया था ये, दूसरा ये नहीं बताया था कि वेदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये नहीं बताए थे।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे नहीं बताए थे कुछ कि इसके बेसिस पे अंतर करना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस नहीं बताए थे, डिफरेंस बताते हैं। चौथा फाइलोजेनी के टर्म में नहीं बताए थे, फाइलोजेनी के टर्म में नहीं बताए, मतलब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताए थे। तो ये सब कुछ कमियां थी उनकी, जो ये क्या कर रहे थे, ये नहीं बता रहे थे, नहीं बताए थे, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर हो गया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, फिर उसके बाद पांचवा एक और कर सकते हो इसमें ऐड कर दो तो रिप्रोडक्शन का टाइप, ये सब चीज़ें ये नहीं लिए थे। ये केवल क्या लिए थे, ये केवल लिए थे सेल वॉल या इस कुछ जो सिमिलर फीचर थे इस तरह के लिए थे। तो ये था तुम्हारा टू किंगडम सिस्टम। तो ये इनकी कुछ कमियां थी। तो अगर हम कहें कि इन सबको इंक्लूड करें, जैसे आज हमें लग रहा होगा कि लीनियस बहुत ही सिंपल बात बता दी है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। लीनियस के समय में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी तो इसलिए उन्होंने बताया अगर आपके ये सिस्टम और इम्प्रूव होता गया, इम्प्रूव होता गया, इम्प्रूव होता है तो ये 2 किंगडम से क्या हो सकता है, 3 किंगडम आ सकता है, 3 किंगडम से क्या हो सकता है, 4 किंगडम आ सकता है, 5 किंगडम आता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, ऐसे एंड सो ऑन आ सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, जब हम ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको जब इंक्रीज करें तो क्लासिफिकेशन लेवल क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, और भी बढ़ सकता है किंगडम। तो इसका क्या मतलब समझे हम लोग ये समझे कि लीनियस के समय में ये अच्छा लग रहा था, उस समय ये सबसे ज़्यादा सही था। आज के समय में ये सब किंगडम जो चल रहे हैं, जो 5 किंगडम, 6 किंगडम, 7 किंगडम, ये सब चल रहा है, ये सब ज़्यादा सुटेबल हो रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो है जो भी चीज़ें अभी तुम पढ़ रहे हो वो क्या है कि सब्जेक्ट ऑफ चेंज है। मतलब सब्जेक्ट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट चेंज का मतलब ये है कि ये वेरी करता रहता है। आज अगर मान लो जैसे कि आज के टाइम तक क्या है 7 किंगडम के बाद 8 किंगडम तक आ गया है। कितने किंगडम तक आ गया है, 8 किंगडम तक। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लीनियस ने कितने किंगडम दिया, 2 किंगडम, केवल प्लांट एनिमल, एकदम सिंपल टाइप का था। अब के समय में क्या होगा, 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 8 किंगडम तक आ गया। मतलब समझो कि हम क्या कर रहे हैं, जितना हमारी समझ हो रही है कल के डेट में हम ये नहीं कह सकते कि 8 ही स्टेबल रहेगा, इसके आगे भी ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हमारी समझ निखरेगी वो हमारी वेरी करती है। अब ये कहे कि 8 भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, कुछ टेक्निक्स लगाए। जैसे कि जब 6 किंगडम आया था तो ये जो किंगडम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। किंगडम जिसको एम्पायर कहते थे, बड़ा सा ग्रुप कहते थे, उससे भी बड़ा ग्रुप आ गया, वो आ गया डोमेन सिस्टम। क्या आ गया बच्चों, डोमेन सिस्टम। तो ये पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो 6 किंगडम था उसको इन्होंने 3 डोमेन में बांट दिया। कितने में बांट दिया, 3 डोमेन में। वो 3 डोमेन थे क्या, आर्किया, सॉरी पहले यूकरिया, ऐसे लिख लेते हैं, लिख के दिखा रहे हैं। 3 किंगडम में इन्होंने बांटा। वो क्या था तुम्हारा, इस तरह से था। ये 3 किंगडम था तुम्हारा, यू बैक्टीरिया, दूसरा क्या था यूकैरिया, और फिर क्या था आर्की बैक्टीरिया। ये 3 किंगडम में, मतलब पूरे जो लाइफ फॉर्म में है उनको 3 किंगडम बांट दिया, एक यूकैरिया में, आर्की बैक्टीरिया में, और क्या है यू बैक्टीरिया में। और ये 3 डोमेन पूरे लाइफ फॉर्म हो गए। और ये जो था बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात थी बच्चों, ये जो था मॉलिक्यूलर बेसिस था। किस बेसिस पे इन्होंने बांटा था, मॉलिक्यूलर बेसिस पे। मॉलिक्यूलर बेसिस जो होता है बहुत बेस्ट टेक्निक होता है, टूल्स होता है, जो आज की क्लासिफिकेशन में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर कैरेक्टर होते हैं, खासकर जो डीएनए होता है, वो कैसा होता है, स्टेबल कैरेक्टर है। कैसे कैरेक्टर है, स्टेबल कैरेक्टर है। तो हम इसमें क्या करते थे, जो राइबोसोमल सीक्वेंसेज होते थे 3 डोमेन में, हम उसका इस्तेमाल करते थे। प्रोकैरियोट के लिए 16S rRNA क्या इस्तेमाल करते थे फैलोजेनी ड्रा करने के लिए। किसके लिए था बच्चों, प्रोकैरियोट के लिए। और यूकैरियोट के लिए हम लोग क्या किए थे, 18S का। ये हाईली कंजर्व सीक्वेंसेज होते थे, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो 16S इसके लिए किए, 18S किसके लिए किए, आरएनए किसके लिए किए, यूकैरियोटिक सिस्टम के लिए। इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, 3 डोमेन सिस्टम को क्लासीफाई किए। और ये हमने देखा कि यू बैक्टीरिया, आर्की, ये 3 डोमेन में ये बांटा गया। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हम अभी किंगडम के ही चक्कर में पड़े रहते हैं और यहाँ पे क्या आ गया, डोमेन आ गया। तो अभी तक जो लीनियस थे बेचारे, इन्होंने सिंपल सी बात बताए। कुछ 2 किंगडम जो आज हम लोग लग रहा है कि उनको बहुत फेल्योर है उनकी, लेकिन फेल्योर नहीं थे उस समय। जो टेक्निकल लिमिटेशन थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया। आज की जो टेक्निकल लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ रहे हैं। हो सकता है कल को, तो ये हम लोग पूरे देखें कि जो आज तक 8 किंगडम आ रहा है, ये सब्जेक्ट ऑफ चेंज है। क्या है, सब्जेक्ट ऑफ चेंज, मतलब ये वेरी करता रहता है।
जैसा हमारी जैसे जैसे हमारी समझ निखरेगी वैसे वैसे इसमें कुछ न कुछ चेंजेस होते जाएंगे। क्लियर है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पहले वो पढ़ लिया है, क्या पढ़ा था कि जो प्लांटी था, टू किंगडम था, पढ़ा था। हाँ, तो टू एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले एक ग्राफ देख लो, चार्ट है, देखो यहाँ पे सबसे पहले किसने दिया था। तो आपको इसमें साइंटिस्ट का नाम याद कर लो और ईयर चाहे याद करो मत करो, जो एनसीईआरटी में दिया उसको इम्पोर्टेंट, जैसे कि 1969 में ये दिया। तो सबसे पहले कौन सा किंगडम है, कैरलस लिनियस ने 1758 में दिया। आज देखो कितना है, आज के डेट में 2021 है। उस दशक में समझ लो उन्होंने दिया था और इतना सही दिया जिसको आज भी आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब वो बहुत बड़ी हस्ती थी। तो उन्होंने क्या किया, कैरलस लिनियस ने टू किंगडम दिया। एक क्या, प्लांटी जिसमें सभी पौधे आते थे, एनिमालिया दिया जिसमें सभी एनिमल आते थे। धीमे धीमे बढ़ा तो प्लांटी था और क्या था, एनिमालिया। तो ये देखा गया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला इन्होंने दिया क्या, पहला दिया प्लांटी और ये क्या है, एनिमालिया, ये दोनों दे दिए। इसके बाद इन्होंने ये समझा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म में एक ग्रुप बनाते हैं, नया ग्रुप बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो नया ग्रुप बनाते थे उसका नाम इन्होंने रख दिया, जो तीन किंगडम दिया उसका नाम रखा प्रोटिस्टा। एक ग्रुप बनाया, इसमें ये रखा कि ये इससे जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो यूनिसेलुलर होंगे, क्या होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम इसमें रख देंगे, चाहे प्लांटी का हो और चाहे एनिमालिया का, उसको हम क्या कर देंगे, यूनिसेलुलर में रख देंगे। तब तक चला तीन किंगडम सिस्टम, बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि हाँ ये कैसे होंगे, जितने भी मल्टी सेलुलर होंगे, मतलब चाहे प्लांट में कोई भी मिल जाए तुम्हें, अगर यूनिसेलुलर हो गया वो उसको रख देंगे प्रोटिस्टा में। तो यहाँ पे इसका हो गया टर्म कि जो भी यूनिसेलुलर होंगे ऑर्गेनिज्म सबको हम रख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमेशा क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे भी क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगला फिर बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे इनको ये जब जैसे जैसे सेल का स्ट्रक्चर समझ में आया तो समझ में आया लोगों को कि ये जरूरी है इसमें ग्रुप ऐसा बनाए जो केवल ओनली प्रोकैरियोट को रखते हो। किसको रखते हो, प्रोकैरियोट को। तो कहे कि इस संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर वो चाहे मतलब चाहे जैसा भी हो, अगर उसमें प्रोकैरियोटिक नेचर का है तो उसको एक ग्रुप बना दो, जिसमें क्या कर दो, एक ग्रुप तो ये था, एक ग्रुप ये था, दो, तीसरा बना, फिर चौथा में क्या उसको कह देंगे मोनेरा में रख दो। चाहे कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाए उसको क्या रख दोगे, मोनेरा, एक किंगडम है उसमें रख दोगे। आगे फिर बढ़े, फिर बचा क्या, तो फिर उसके बाद प्रोटिस्टा रख दिया, मोनेरा रख दिए। अब आ जाता है फिर नेक्स्ट जो होता है तुम्हारा वो हो जाए, फिर ये देखिए कि पांचवा एक ग्रुप और बना देते हैं। वो क्या बताए, क्या कि चाहे इसका मेंबर हो चाहे इसका मेंबर हो, न्यूट्रिशन के ये किसके बेसिस पे, सेल का टाइप कैसा था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये किस पे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट के बेसिस या यूनिसेलुलर के बेसिस पे। नेक्स्ट वाला जो है ये किसके बेसिस पे होगा बच्चों, तो ये वाला जो होगा नेक्स्ट वाला था वो थोड़ा था न्यूट्रिशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, इसके सारे जितने ऑर्गेनिज्म आएंगे जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे उसका सेल वाल, उसमें सेल वाल भी होगा और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे, उसको कहते हैं हम फंजाई, जिसको क्या नाम है, माइकोटा देते हैं। तो ये कितने किंगडम बांट दिए, 5 किंगडम में। सबसे पहले 2 किंगडम किसने बांटा था, लिनियस ने। उसके बाद अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अब देखो 2 किंगडम किसने दिया, प्लांटी एनिमालिया ने, सही है, किसने दिया था, लिनियस ने। उसके बाद 3 किंगडम दिया, अर्नस्ट हैकेल ने दिया, प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया, ये प्लस हुआ। अगली बार वाले में प्रोटिस्टा कांस्टेंट था, मोनेरा प्रोकैरियोट को लेके रखा। पोपलैंड ने क्या रखा गया, पोपलैंड ने इसको दिया था 4 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम किसने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, एक्सक्लूसिवली फॉर फंजाई, ये फंजाई के लिए था। और बकिया इन सब का नाम मेटाजोआ होगा। मेटाजोआ मतलब क्या, एनिमल किंगडम, और मेटाफाइटा मतलब हो गया प्लांट किंगडम। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मोनेरा ये हो गया। समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस के तुरंत बाद नहीं आया, जबकि एनसीईआरटी में हम लोगों को केवल इसी को पढ़ना है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का। अगर इसको याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको समझे रहो कि हाँ पहले कौन आया था, क्या आता है, क्यों ऐसा किया गया। तो ऐसा इसलिए किया गया कि जो लीनियस थे उन्होंने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा, बहुत इनएडिक्वेट क्लासिफिकेशन था उनका। और इन सब में हमने क्या किया, इन सारे कैरेक्टर को रखा, तब जाके 5 किंगडम आया।
बच्चों 8 किंगडम, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे 8 किंगडम तक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो माना जाता है स्टडी में वो होता है 5 किंगडम। तो ये इसको याद रखना, इसीलिए एनसीईआरटी ने इसी को दिया है। मोस्ट कम्प्रिहेंसिव जो समझने वाली है वो 5 किंगडम है। बाद में वाले तो जो है कार्लोस जैसे दिए थे तो वो सब अलग बात है। अब हम लोग एनसीईआरटी को लाइन लाइन कर लेते हैं ख़त्म। देखो अब सिंस जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी उसके बाद क्या होता था, लोग जो ऑर्गेनिज्म थे या फिर चीज़ें थी उनको फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग मतलब नॉन साइंटिफिक वे से क्या कर देते, उसको ग्रुप कर देते थे। मतलब पहले के क्लासीफाई अटेम्प्ट, बहुत अटेम्प्ट किए गए, लेकिन वो सब क्या था, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, इन सब के बेसिस पे उसको क्लासीफाई करते थे। फिर आया अरिस्टोटल, वो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, बेसिस कुछ साइंटिफिक बेसिस से आए वो क्लासीफाई किए। और उन्होंने सिंपली बता दिया कि प्लांट को ट्री, श्रब, हर्ब्स में बांट दिया। सब में जो हमने बताया था क्या, हिबिस्कस, रोजा, सिनेंसिस। और इसमें क्या, ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैज रेड ब्लड सेल और दोज हैव नॉट, जिसके पास, तो प्लांट को ऐसे कर दिया, एनिमल को ये पढ़ लिया हम लोगों ने। लीनियस 2 किंगडम सिस्टम प्लांट ही एनिमल के थे, उसमें इंक्लूड द ऑल प्लांट्स एनिमल स्प्लिटेड द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट प्रोकैरियोट। ये कमी थी इनकी कि ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट को नहीं किए। अगर प्रोकैरियोट करते तो मोनेरा किंगडम को ऐड कर दिया हम लोग। यूनिसेलर और मल्टीसेलर को भी इन्होंने नहीं कंसिडर किया। यूनिसेलर का अगर कंसिडर करते हैं तो यूनिसेलर यूकैरियोट किस में आ जाते थे बच्चों, प्रोटिस्टा में। फिर उसके बाद फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, जैसे फंजाई, नॉन फोटोसिंथेटिक, अगर इसको करते तो एक किंगडम और जुड़ जाता, क्या, फंजाई। तो उस समय उतनी नहीं डिटेल रिवील कर सकता था स्ट्रक्चर को, तो इस वजह से इन्होंने ऐसी क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एनिमल वर इजीली डन इन द इजी वे, बट लार्जर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोकैरियोट थे, कुछ यूनिसेलुलर थे, कुछ मल्टीसेलुलर थे, कुछ फोटोसिंथेटिक थे, कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक थे, ये थे। हेंस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आर अलोंग द वाज वर फाउंड इनएडिक्वेट। ये बस इतना याद रखना है कि लीनियस का क्या था, इनएडिक्वेट, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर को बढ़ाया नहीं थे। बिसाइड ग्रोइंग ग्रॉस मार्फोलॉजी ए नीड वाज फेल टू इंक्लूडिंग। अब ये कहें कि जब क्लासिफिकेशन के लिए जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे हमने व्हील का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा कैरेक्टर बढ़ाएंगे उतनी स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन होगा, उतना सही होगा। डिसाइड ग्रॉस मार्फोलॉजी, केवल मार्फोलॉजी मतलब उसकी एनाटॉमी ले लेते हैं, कुछ और भी कैरेक्टर लेते हैं, हैबिटेट को ले लेते हैं, रिप्रोडक्शन का ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेल लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, सेल वाल कैसा होता है, ये सब को ले लें। फेल टू इंक्लूडिंग कैरेक्टर लाइक, जैसे सेल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, नेचर ऑफ वाल, सेल वाल कैसा है, काइटिन का बना है कि सेलुलोज का बना है, इन सब को हम देखेंगे। काइटिन का बना है कि सेलुलोज का बना है कि क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना है। इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल वाल नेचर में। मोड एंड इंप्रेशन, वेदर इट इज ऑटोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक। हैबिटेट, वेदर इज एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक या लैंड हैबिटेट, प्लांट्स या एनिमल। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर इज गोइंग फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इल्यूशनरी रिलेशन है जिसको कहते हैं फाइलोजेनिक रिलेशन। इन सबको हमको इंक्लूड करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था किसने, आर.एच. व्हिटेकर ने। वो कि दो प्लांट एनिमल किंगडम हैज बीन कंस्टिट्यूएंट अंडर ऑल द डिफरेंट सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब ये देखो, इसमें इन्होंने ये बताया कि चाहे कुछ भी कर लो, लीनियस का जो 2 किंगडम सिस्टम था वो अभी भी जिंदा रहेगा, प्लांटी और एनिमालिया, चाहे कुछ भी हो जाए, बस उसमें से तुम ग्रुप को हटा हटा के निकाल के नए नए ग्रुप में ऐड कर दो। लेकिन वो जो पुराना सिस्टम उन्होंने दे दिया था वो अभी भी कांस्टेंट रहेगा। तो चाहे जितनी भी क्लासिफिकेशन हो जाए, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि दो, यद्यपि प्लांट एनिमल किंगडम हैज बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। अगर पूछा जाए कि विच किंगडम रिमेन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो बोलोगे प्लांटी और एनिमालिया, दोनों ऐसे किंगडम थे जो अभी भी कांस्टेंट है, चाहे कितना भी किंगडम का क्लासिफिकेशन, इवन 8 किंगडम का क्लासिफिकेशन आ जाएगा तब भी प्लांटी एनिमालिया क्या है, कांस्टेंट है। The understanding of what the group being included under these kingdom, what was the changing, the number and nature of our kingdom has also been understood differently, different scientists over time। समय समय के साथ ये वेरी करता रहा, जैसे समय से एक साथ 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम आया। हम लोगों को 5 किंगडम पढ़ना है। यहाँ पे देखो, तो ये साइंटिस्ट थे आर.एच. व्हिटेकर, इनका डेट याद रखना 1969। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया और उन्होंने बताया कि 5 किंगडम सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, मोनेरा होगा, क्या क्या होगा बच्चों, मोनेरा होगा, दूसरा क्या होगा, प्रोटिस्टा होगा,
प्रोटिस्टा होगा। तीसरा क्या होगा? फंजाई होगा। चौथा क्या होगा? प्लांटी होगा। अब पांचवा क्या होगा बच्चों? लास्ट वाला एनिमालिया। सबकी एक एक यूनिक फीचर अगर पूछा जाए एक एक लाइन में बताना, तो हम ये समझेंगे ये जितने भी संसार में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या कर लेंगे, उसको रख देंगे मोनिदा में। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे, उसको हम क्या रख देंगे? प्रोटिस्टा में। बहुत ही पिकुलियर फीचर्स हैं। कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम मिनरा किंगडम रख देंगे, 5 किंगडम में जो था। और कोई भी यूनिसेलुलर अगर यूकैरियोट होगा तो वो क्या हो जाएगा? इसमें होगा। अब कहोगे कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर है। बच्चों क्या है? बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर जैसे ई कोलाई है, लेकिन ये प्रोकैरियोट है ना। अगर यूकैरियोट होता तो प्रोटिस्टा में रख लेते, लेकिन ये प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट के लिए अलग किंगडम बना हुआ है तो उसमें चले जाते हैं ये। तो बैक्टीरिया जो होगा सोल ऑर्गेनिज्म होगा किसका? मोनेरा का। प्रोटिस्टा किसका होगा बच्चों? तो यूनिसेलुलर जो भी यूकैरियोट होगा। अब ये कह रहा है कि प्लांटी जब किंगडम पढ़ोगे तो प्लांटी किंगडम में देखो, यहाँ पे प्लांटी किंगडम में कुछ ऐसे हैं, जैसे एक ऑर्गेनिज्म तुम्हें मैं दिखाऊं। ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको प्लांटी में पढ़ना है। प्लांटी में किसी में? एल्गी में पढ़ना है, जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। इसमें कप से क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है बच्चों, आइस पार्ट भी होता है, ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास। अब इसी की तरह एक और ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरेला, ऐसे ऐसे करके, यूनिसेलुलर क्लोरेला। ये दोनों क्या है बच्चों? ग्रीन एल्गी है। कैसे हैं? ग्रीन एल्गी। दोनों क्या है? ग्रीन एल्गी है। तो एल्गी है तो एल्गी को हम किस में पढ़ते हैं? प्लांटी में पढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि अब ये खींचेतानी होने लगी इसको। अगर ये ग्रीन एल्गी है, दोनों क्या है? ग्रीन एल्गी है। ये भी ग्रीन एल्गी, ये भी ग्रीन। और इसकी खास बात है कि ये दोनों क्या है? यूनिसेलुलर और क्या है? यूकैरियोट है। ये दोनों क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो एक लाइन में डिफिनेशन हम जानते थे कि प्रोटिस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म इस संसार में जो एक कोशिका का बना हो और यूकैरियोटिक सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसको हम क्या रख देंगे? उसमें रख देंगे। अब क्लोरेला बड़ी समस्या में फंसा है कि हम प्लांटी के साथ जाएं कि प्रोटिस्टा के साथ जाएं। तो अगर हम प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इन दोनों को हम इसी में इंक्लूड करके पढ़ेंगे, प्लांटी में नहीं पढ़ेंगे। प्लांटी में फिर किसको पढ़ेंगे? तो ये हुआ कि सब कुछ तो प्लांटी की तरह, लेकिन गलती यहाँ हो गई कि ये जो हो गई यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो अकॉर्डिंग टू पूछा जाए वर्टिकल क्लासिफिकेशन, जो प्रोटिस्टा होता है उसको उसमें इंक्लूड होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, वो है तुम्हारा क्लोरेला और क्या? क्लेमाइडोमोनास। तो वो किस में पढ़ेंगे हम लोग? प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। आगे ही बात समझ में? आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग किस में? फंजाई में। इस पे फंजाई पे आ जाते हैं। तो फंजाई में ये कहा गया कि हर वो ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉपिक हो और क्या हो? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो उसका? हेट्रोट्रॉपिक हो, उसमें सेलवाल हो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो? हेट्रोट्रॉपिक हो और क्या हो? उसमें सेलवाल हो। और सेलवाल जो बना हो किसका बना हो? काइटिन का बना हो। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्या हो? हेट्रोट्रॉपिक हो और उसमें सेलवाल हो। सेलवाल किसका बना? काइटिन का। अब जैसे ही सेलवाल आया, अगर लीनियस होते तो लीनियस तुरंत इसको किस में रख देते? प्लांटी में। लेकिन यहाँ भी क्या है? प्लांटी की अच्छा प्लांटी में देख लेते क्या है। ये कैसे होते हैं? जनरली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और मल्टी सेलुलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर और ऑटोट्रॉपिक। दूसरा वाला ये भी क्या होगा? हेट्रोट्रॉपिक तो है और क्या है? ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। अब बच्चों देखो, ये फंजाई और एनिमालिया का तो दोनों को लगभग ठीक है, सेम लग रहा है। सेल वाल का जो होता है यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सेल वाल नहीं है। तो यही एक बात है यहाँ पे कि नो सेल वाल। सेल वाल क्या है? अब्सेंट है, यहाँ सेल वाल नहीं है। और जबकि यहाँ पे क्या है? सेल वाल है। तो जैसे एक हम जो कार्लूस वाला बता रहे थे, तो प्लांटी से जो होता है ज़्यादा एनिमालिया से ज़्यादा क्लोज है फंजाई। जब हम डीएनए का सीक्वेंसिंग करा के चेक करते हैं बच्चों, तो प्लांटी जो है थोड़ा दूर रखता है। जैसे ऐसे होता है कि जो एनिमालिया है, एनिमल है, वो फंजाई से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है एज कम्पेयर टू क्या? प्लांटी। ऐसा हम मतलब फाइलोजेनी में हम पाते हैं। मतलब कि प्लांटी जो है वो दूर है एज कम्पेयर टू एनिमल, और फंजाई की जितना एनिमल जो है फंजाई से जितना क्लोज है उससे ज़्यादा दूर है प्लांटी। तो यहाँ पे सेलवाल नहीं था, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ क्या था? यूनिसेलुलर यूकैरियोट था, यहाँ यूनिसेलुलर यूकैरियोट।
इस तरह से क्या किया हमने, क्लासिफाई कर दिया। अब देखो, अब कुछ का हम बताते हैं। बैक्टीरिया जो कि क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक है तो ये आ जाएगा इसमें, तो इसका सोल एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया। उसके बाद क्या होगा, एक्टिनोमाइसिटीज, ये भी एक तरह का क्या है, यूनिसेलुलर ही है, तो क्या होगा, वो भी आ जाएगा एक्टिनोमाइसिटीज। अगला क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया। माइकोप्लाज्मा बच्चों, माइकोप्लाज्मा भी क्या आ जाएगा, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या कह लो कि पहले वो कहो कि वो प्रोकैरियोटिक नेचर है, सबसे पहला यूनिक फीचर वही है ना, तो वो भी आ जाएगा इसमें। पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा जिसे कहते हैं। रिकेस्टिया, रिकेस्टिया ये सब याद कर भी सकते हो, लेकिन जानना ही जरूरी है कि हाँ जानते रहो। तो प्रोकैरियोट में ये सब आ गए। यूकैरियोट में अब हम कहें कि जैसे प्लांटी का जो था, जैसे प्लांटी में हमने क्या एग्जांपल पढ़ा, क्लोरेला का, क्लेमाइडोमोनास का, उसको हमको कहाँ लेके चले गए हम लोग, प्रोटिस्टा में। अब ये एनिमल वाला कह रहा है कि मेरा कुछ ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट, क्या वो भी प्रोटिस्टा में चला जाएगा, तो बोलो क्या होना चाहिए, चला जाना चाहिए। जब प्लांटी ने कहा कि हम अपने दो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट को हम किस में भेज दिए, इसमें भेज दिए, प्रोटिस्टा में, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे। तो अब ऐसे ही अगर कंडीशन इसके साथ आएगी तो ये भी भेज दिएगा इसमें। तो कैसे, देखो कौन कौन सा है, तो अगर हम आप पढ़े होंगे कभी यूग्लिना, क्या बच्चों, यूग्लिना, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। अमीबा, ये सब जो है, ये सब तुम्हारे क्या है, ये सब यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो इसका ये मतलब प्रोटोजोअन्स बहुत से ऐसे हैं जो कि क्या है, इसमें आते हैं। तो इसके अलावा जैसे इसमें कह लो कि प्लांटी में और भी है, जैसे जो दो का हमने बताया यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उसके अलावा जो इसमें है डायटम्स हैं, प्लांटी में डायटम्स हैं, ये सब प्लांटी के में है। डायटम्स हो गया, उसके अलावा है आपका, डायटम्स हो गया, उसके प्लांटी का हम पढ़ रहे हैं, डायटम्स हो गया। उसके बाद क्या है तुम्हारा, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये सब हो गए। यूग्लिना, अमीबा एनिमल में हो गया। उसके अलावा है तुम्हारा ये कह लो कि ये डायटम्स हो गया, क्लोरेला हो गया, ये तो पढ़े ही अभी, क्लेमाइडोमोनास हो गया। ये सब क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। इन सब को हम कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। इन सब को कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, क्योंकि ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट में। तो ये यूग्लिना, अमीबा को भी हम किस में पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट ये सब थे, ये एनिमल का था। लेकिन अब जो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम प्रोटिस्टा का जो डिफिनीशन है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। इन सबको हमको यहाँ पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो अब यही वाली बात जो है यहाँ पे रखते हैं। अब इसमें जो आता है बैक्टीरिया के साथ एक और भी आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो ये भी इसी में आता है, प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है। अब आओ इसमें देख लेते हैं, जो 5 किंगडम था उनके उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है उसमें। तो देखो यहाँ 5 किंगडम में क्या दिख रहा है तुम्हें। 5 किंगडम में पहला किंगडम क्या देता है, सबसे शुरू वाला किंगडम, सिंपलेस्ट फॉर्म, मोनेरा। दूसरा तुम्हारा ये पहला हो गया तुम्हारा, पहला ये हो गया आपका दूसरा, ये तीसरा किंगडम, चौथा किंगडम, पांचवा किंगडम। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया जिसको हमको समझना है। सेल टाइप, देखो बच्चों, इसमें केवल यही एक ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब जगह क्या है, यूकैरियोटिक है। ये तो एक क्लियर हो गई बात। सेल वाल, तो सब में देखो सेल वाल होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, केवल एब्सेंट है। यही एक ऐसा है जिसमें सेल वाल नहीं होता है। अब लेकिन ये है, देखते हैं नेचर क्या है सेल वाल का। तो यहाँ पे देखो किसका, पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड का बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकान। क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकान। अब देखो पेप्टाइडो किससे हो गया, प्रोटीन का बात हो गया, अमीनो एसिड से, और ग्लाइकान क्या होगा, शुगर, पॉलीसेकेराइड हो गया। तो ये इसीलिए पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। ये हो गया प्रोटिस्टा। कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते। कुछ में होते हैं, जैसे ये तो बहुत डाइवर्स ग्रुप ना, ये प्रोटिस्टा किसको किसको रख लेता है, प्लांटी का भी एनिमल रखता है, एनिमालिया का भी एनिमल रखता है, फंजाई का भी एनिमल रखता है, फंजाई का भी ऑर्गेनिज्म रखता है। जैसे ईस्ट होगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उसको भी रख लेता है। तो इसमें सेलवाल कुछ, जैसे ईस्ट अगर फंजाई आ जाएगा तो ईस्ट आ जाएगा, इसका रख लेंगे। एनिमालिया आ जाएगा तो उसमें नहीं होगा। प्लांटी आ जाएगा, डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स आ जाएगा तो उसमें होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है क्या, प्रेजेंट इन सम। अगला हम लोग पढ़े फिर प्रेजेंट इन सब, प्रेजेंट विथ काइटिन। यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखा है। यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट फंजाई में क्या होता है, काइटिन का बना होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, सेलुलोज का बना होता है, यहाँ एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर, तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही बेसिस पे हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट करते हैं, तो इसमें तो हमेशा जानते हो एब्सेंट होगा, इस सब में प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शुरुआत का है बेचारा, अकेले ही रहता है, यूनिसेलुलर, तो सेलुलर लेवल होगा। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, वो भी सेलुलर होगा।
फंजाई क्या होता है, मल्टी सेलुलर होगा लेकिन लूज टिश्यू होगा, मतलब अभी टिश्यू से आर्गन नहीं बनेगा, टिश्यू लूज टिश्यू की तरह में होगा। प्लांटी क्या होगा, टिश्यू भी बन गया और आर्गन तक जाएगा। एनिमालिया देखो टिश्यू आर्गन आर्गन सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में एडवांस है। मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम कौन होगा, तो एनिमालिया में पाया जा सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट ऑफ द, देखो सबसे ज़्यादा लिखा किस में दिख रहा है, सबसे ज़्यादा लिखा देखो यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्ट डाइवर्स टाइप किस में होता है, मोनेरा में। सबसे छोटा, सबसे शुरुआत वाला, सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डाइवर्सिटी इसमें होती है। और सब में देखो क्या है, जैसे ये क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, कीमोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक, प्रोटिस्टा क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक हो सकता है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस होते हैं प्लांटी में। कुछ का एक्सेप्शन छोड़ दो, जैसे कि तुम्हारा वो है अमरबेल होता है, अमरबेल जो है वो क्या करता है कि कुछ पैरासिटिक फॉर्म में होता है, नियोसिया हो गया जो सेप्रोफिटिक हो गया, इस तरह के कुछ होते हैं। तो उन एक्सेप्शन छोड़ के यहाँ हेटरोट्रॉपिक है, लेकिन हेटरोट्रॉपिक देखो यहाँ सेप्रोफिटिक पैरासिटिक लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, होलोजोइक, मतलब इंगल्फ कर जाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मोस्ट डाइवर्स टाइप्स का न्यूट्रिशन यहाँ पाया जाता रहा है मोनेरा में। अब आ जाते हैं हम लोग आर्य विटिकर का किंगडम पढ़ते हैं कि क्या ये कह रहे थे, जो अभी तक हम लोगों ने समझा, क्या वो सब सही सही बातें समझा कि नहीं समझा। चलो आर्य विटिकर के पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्लासिफिकेशन इन्होंने क्या था। देखो ये दिए थे इन्होंने, ये करेक्टर लिया था। द थ्री डोमेन हैज आल्सो बीन प्रपोज डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन लिविंग। देखो ये नई बात इसमें ऐड कर दी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्री डोमेन जो अभी कार्लूस का हमने बता रहे थे, थ्री डोमेन कार्लूस वाला, कार्लूस का जो था, इन्होंने दिया था थ्री डोमेन सिस्टम, और उन्होंने 6 किंगडम में क्लासीफाई किया। जैसे कि यहाँ तुम देख सकते हो बच्चों, एनसीईआरटी में ऐड किया गया, पहले वाले एनसीईआरटी में नहीं थी, ये अभी ऐड किया गया। देखो 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5, 6 किंगडम किसको प्रपोज किया, किसने किया था, कार्ल उसने दिया था। कार्ल उसने क्या था, 6 किंगडम को 3 डोमेन में बांट दिया था। डोमेन 1 क्या था, यू बैक्टीरिया, ये पढ़े ही हम लोग। दूसरा जो डोमेन था वो क्या था, आर्की बैक्टीरिया। और तीसरा जो डोमेन था बच्चों वो क्या था, यूकैरिया। तो जो जितने भी किंगडम थे, जैसे यू बैक्टीरिया में जितना, मोनेरा वाले को 2 भागों में बांट दिया। मोनेरा को कितने में बांट दिया इन्होंने, 2 में। मोनेरा को ही 2 में बांट दिया, केवल मोनेरा को, जो सबसे छोटा था बेचारा। और यूकैरिया में सबको रख दिया, जो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कुछ भी जो हो, सब आ जाएंगे किसमें, इसी में, यूकैरिया में। तो कार्लूस ने 6 किंगडम दिया था, और 3 डोमेन सिस्टम में, किसमें, 3 डोमेन। तो 3 डोमेन में किसमें बांटा था, तो और सारे किंगडम, जो मोनेरा किंगडम को इन्होंने क्या किया कि एक किंगडम जो मोनेरा था उसको 2 भागों में बांट दिया, 2 डोमेन में, और बड़ा डोमेन बना दिया। और सबको, जितने भी यूकैरियोट थे उनको क्या कर दिया, जो बचे रिमेन वाले थे उन सबको क्या कर दिया, इसमें बांट दिया। जो रिमेन कितने बचेंगे, 5 किंगडम और जो बचेंगे, इन सबको यूकैरिया में रख दिया। यही वाली बात यहाँ बता रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी था इनको ऐड करना, क्योंकि अभी एडवांसमेंट में ये सब चल रहे हैं इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कार्लूस किसका लिए थे बच्चों, तो ये 16S rRNA राइबोसोमल डीएनए को लिए थे, और 18S किसके लिए थे, rRNA किसके लिए, यूकैरियोट के लिए थे। तो ये टूल्स थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, डीएनए का जीन है जिनको एम्पलीफाई करते हैं, ये हाईली कंजर्व होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो 2 डोमेन लिविंग रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम, इन द थर्ड डोमेन देयर आर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यू विल लर्न अबाउट द सिस्टम इन हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हमने थोड़ा बता भी दिया कि 3 डोमेन किस बेसिस पे करते हैं, तो ये याद रखना है। 16S rRNA प्रोकैरियोट के लिए है, यूकैरियोट के लिए। पूछा जाए क्यों ये सीक्वेंस लेते हैं, तो कहोगे हाईली कंजर्व होता है। Let us look the 5 kingdom classification in the understanding issue that consider that influence the classification system. Early system classification included, जैसे पहले वाले में बैक्टीरिया को ब्रूगिन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नो एंड एंजियो, इन सब को किस में इंक्लूड किया था, प्लांट में, क्योंकि वो क्या उनके पास था, सेल वाल था, सेल वाल देर में। लेकिन सबका सेल वाल अलग अलग है ना, बैक्टीरिया का सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकान का बना है, प्लांट का सेल वाल सेलुलोज का बना हुआ है, फंजाई का सेल वाल काइटिन का बना है। तो ये बड़ा वेरी करता था, लेकिन इसके बेसिस पे नहीं कर सकते थे। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप आर वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टर, जैसे कि कोई प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट, दोनों को एक ही में रख दिए। जैसे
ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन, जैसे बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो है दोनों प्रोकैरियोटिक है, उनको क्या कर दिया, यूकैरियोट के साथ रख दिया। जैसे एक और गलती क्या की, इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया। जैसे क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगैरिया दोनों एक साथ रख दिए। क्लेमाइडोमोनास क्या था, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी थी, स्पाइरोगैरिया क्या था, मल्टीसेलुलर था। ये गलत बात है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक फंजाई, और ये फंजाई और प्लांट में कुछ अंतर, ऑटोट्रॉपिक जो ग्रीन प्लांट है उनमें अंतर नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे क्या किया, 5 किंगडम जो था, ये शुरू वाले यही सब प्रॉब्लम थी, तो इसलिए 5 किंगडम आया कि इन्होंने इन सब प्रॉब्लम को क्या किया, सोल्यूशन किया। एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन, फंजाई हैड, फंजाई के पास क्या है, काइटिन का सेल वॉल है, और ग्रीन प्लांट के पास क्या सेलुलोजिक है सेल वॉल। और इसके बाद फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, इसलिए इसको सेपरेट किंगडम रखा गया। क्यों, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉपिक था और सेल वॉल भी था, प्लांट नहीं है क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉपिक है। एक और हो गया, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड अंडर द मोनेरा, क्योंकि और यूनिसेलुलर यूकैरियोट किस में प्लेस कर गए, प्रोटिस्टा में। ये सब हम लोग पढ़ लिए। किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, जो पहले एल्गी में पढ़ते थे हम लोग। फिर उसके बाद पैरामीशियम अमिया, जो पहले क्या पढ़ते थे, एनिमल किंगडम पढ़ते थे, जिनमें सेल वाल लगता है। तो प्रोटिस्टा एक ऐसा है जिनमें सारे किंगडम के मेंबर को रखता है, छोड़ के किसको, केवल मोनेरा वाले किंगडम को छोड़ के। It has put together organisms which is earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria classification change. ऐसा क्यों हुआ, चेंज हुआ, तो ऐसा क्यों प्लेसिंग किया गया डिफरेंट में, तो क्राइटेरिया चेंज हुआ ना, नंबर ऑफ जो कैरेक्टर थे वो बढ़ाए, तो हम लोगों ने नए नए एक ग्रुप और अच्छे से ईजाद कर लिए, जिससे हम क्या करेंगे, नंबर ग्रुप बढ़ गए और ऑथेंटिकेशन ज़्यादा हो गए। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस फ्यूचर, और ये कह रहा है कि फ्यूचर में भी ऐसा चेंजेज होगा, तभी तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 आया। अब अभी देखो 6 किंगडम वाला 3 डोमेन बना दिया, कार्लूस जो दिए थे, वो कार्लूस इतनी अभी रिसेंट में कार्लूस दिया था जिसमें 16s 18s की बात हम लोग कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी नॉलेज इंप्रूव होगी बच्चों, उसी तरह से क्या इल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ हम लोग निकालेंगे। तो जो कार्लूस वाला था वो मोर इल्यूशनरी रिलेशनशिप के कंसेप्ट में है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इल्यूशनरी रिलेशनशिप में होता है। An attempt has been made to evolve the classification system which reflect the not only the morphological, physiological, reproduction similarity but also phylogeny। जहाँ भी बच्चों फाइलोजेनी का नाम आ जाए वहाँ इल्यूशनरी लगा देना। इल्यूशनरी डिवीजन, इल्यूशनरी दिखाने के लिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, डीएनए का कैरेक्टर लेते हैं। डीएनए का कैरेक्टर में जैसे कि हम क्या लेते थे, 16s आरएनए और 18s आरएनए लेते थे यूकैरियोट केस में, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल और कंजर्व रीजन होते थे। तो डीएनए के जो बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है, जैसे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट हम लोग देखा था, हाई टेम्परेचर पे वो क्या करता था, वर्क कर, मतलब सर्वाइव कर गया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो किंगडम मोनेरा के बारे में। अब जैसे इस वाले में हम लोग 5 किंगडम को कंसीडर करते हैं, और 5 किंगडम में एक एक करके एक किंगडम को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो किंगडम होगा वो किसके बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद कौन आता है, फंजाई। ये 3 किंगडम को यहाँ पढ़ेंगे। और प्लांटी एनिमालिया का जो किंगडम हुआ वो नेक्स्ट जो 2 चैप्टर्स होंगे इस यूनिट का, उसमें पढ़ लेंगे। वो डिटेल में थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। तो अब किंगडम मोनेरा से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे ही मोनेरा नाम आ गया तो बच्चों हम क्या बताएंगे, इसमें कौन सोल ऑर्गेनिज्म आता है, बैक्टीरिया। इसका सोल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, रिकेस्टिया। उसके बाद क्या आ गया, एक्टिनोमाइसिटीज आ गया, माइकोप्लाज्मा आ गया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब आ गए। सोल ऑर्गेनिज्म जो मेंबर होगा वो होगा तुम्हारा मोनेरा का क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत डाइवर्स प्रोकैरियोटिक नेचर तो होता है ये, साथ में ये बहुत हार्ड स्प्रिंग में, डिजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियन में, बहुत अलग अलग जगहों पे पाया जाता है। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे बॉडी के अंदर इकोलाई है, तो वो क्या करता है कि कहीं ना कहीं सिम्बियोटिक एक तरह का है कि कुछ सिंथेसिस कर रहा है। बहुत से ऐसे जो पैथोजेनिक होता है, मतलब डिफरेंट टाइप, मतलब एयर में भी पाया जा रहा है, सॉइल में भी पाया जा रहा है, वाटर में पाया जा रहा है, फूड में, ये सब में पाया जा रहा है। इसके अलावा क्या बॉडी में पाया जा रहा है। इतने सोर्सेज हैं इसके, तो हर जगह ये बहुत ही वाइड डाइवर्स है। इवन द हॉट स्प्रिंग पाया जा रहा है, डिजर्ट में। मतलब ये कहना है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। सॉइल में जो होता है हंड्रेड्स ऑफ, कई 100 बैक्टीरिया जो होता है हाथ में अगर एक मुट्ठी सॉइल लोगे तो उसमें होंगे। बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में, ये सब हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, 4 ग्रुप में बांट सकते हैं बेसिस ऑफ किसी सेप। कोकाइस में कोकस, रॉड सेप में बैसिलाई हो गया, एल से याद रखना, बैसिलस में एल आता है तो लंबा लंबा हो गया, और ये कोकाई में गोला है तो ओ कोकस हो गया।
और कामा में कामा सिर्फ एक ही है, ये विब्रियो वाला कामा याद रखना। स्पाइरल में स्पाइरल जो होता है, ये सब स्ट्रक्चर बनाए गए हैं बच्चों। देखो ये कामा से विब्रियो वाला है, स्पाइरल वाले में जनरली फ्लैजिला होता है। बैसिलस में क्या होता है, जनरली स्पोर्स बनाते हैं ये। कोकाई जो है तो गोला गोला होता है। अगर ये चेन में होंगे तो उसको स्ट्रेप्टोकाकस कहते हैं, अगर दो होगा तो डिप्लोकाकस कहते हैं, अगर एक होगा तो कहेंगे कॉकस। इस तरह के ये क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। बैक्टीरिया डिफरेंट शेप के होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर है वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होता है, लेकिन वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बिहेवियर, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत वेरी करती है। कोई ऑटोट्रॉपिक, कोई हेटेरोट्रॉपिक, कुछ इस तरह के होते हैं। तो कंपेयर तो मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, अगर बहुत ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें, बैक्टीरिया ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि जब AIPMT होता था, एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन शो करता है इस 5 किंगडम में, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, मोनेरा है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, इसमें बहुत से, अब देखो कुछ क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक होंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे, कुछ क्या होंगे, क्या होंगे कि कुछ होंगे हेटेरोट्रॉपिक होंगे, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक होंगे। अब मोस्ट जो अब पूछा जाए कि बताओ इन दोनों में अगर पूरे 100% मान लो बैक्टीरिया के, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्या जो नेचर होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, वो हेटेरोट्रॉपिक। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। तो क्या रखते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया रखते हैं। तो सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक, दे आर सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दिस मे बी फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप या कीमोसिंथेसिस। देखो या तो ये फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक हो गया या कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में अंतर समझ जाओ बच्चों, क्या होता है। एक क्या है कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, और दूसरा क्या है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिक ऑटोट्रॉप। कीमोसिंथेटिक में देखो, फोटोसिंथेसिस में हम क्या सोर्स ऑफ एनर्जी क्या लेते थे, लाइट। लाइट क्या है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जहाँ फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता था वो कार्बन का जो ऑटोट्रॉप है CO2 एक्सेप्ट करता था और शुगर बनाता था, और किस एनर्जी के इस्तेमाल करता है, लाइट एनर्जी। कीमोसिंथेसिस में हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी आपका बदल जाएगा बच्चों, वो क्या होगा, केमिकल होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, केमिकल। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया, केमिकल, और सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ क्या था, लाइट। यही अंतर है कीमोसिंथेटिक में और फोटोसिंथेटिक में। फोटोसिंथेटिक में सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बन, क्या कहते हैं, लाइट, और कीमो में सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल। अगर दोनों को हम ऑटोट्रॉप कहें, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम कहें ऑटोट्रॉप है, वो क्या है, ऑटोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कहें, ऑटोट्रॉप है। इसका ये मतलब है सोर्स ऑफ उसका कार्बन जो है, सोर्स ऑफ कार्बन क्या है, CO2 है। तो ये क्या, अगर अगर हम ये लिखे कहीं बच्चों फोटो ऑटोट्रॉप, तो इसको क्या तुम समझोगे, सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट, और सोर्स ऑफ कार्बन तो क्या होगा, CO2। सोर्स ऑफ कार्बन क्या है, CO। अगर ये लिखे कीमो ऑटोट्रॉप, तो ये क्या लिखोगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल और सोर्स ऑफ कार्बन CO2। अगर हम ये लिखे कीमो हेटेरोट्रॉप, तो क्या कहोगे, सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल और सोर्स ऑफ कार्बन, तो कहोगे कि CO2 के ऑटोट्रॉप में केवल CO2 होता है, और अगर मतलब अगर हेटेरोट्रॉप हो गया तो कहोगे अदर देन CO2। अदर देन क्या कहोगे, CO2। क्या समझे, अगर कहीं लिखा होगा फोटोसिंथेटिक ऑटो, जब कभी दो बातें समझ जाओ, जिस फोटोसिंथेसिस में शुरुआत में अगर कहीं लिख दिया है, अगर उसमें कहीं ऑटोट्रॉप लिखा है, तो बस तुम समझ जाओ कि इसमें सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ कार्बन जो होगा वो होगा CO2। अगर कहीं ये लिख जाए कि हेटेरोट्रॉप, क्या लिख जाए, हेटेरोट्रॉप, तो ये समझ जाना कि सोर्स ऑफ कार्बन जो होगा अदर देन CO2 होगा, अदर देन CO2। समझ गए, तो ये दो बात होगी। अगर इसके पहले फोटो लग जाए तो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा लाइट, अगर कीमो लग जाए तो सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल हो गया। इस तरह से हमको इसको समझना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर। देखो यहाँ पे देखिए लिखा है दे में भी, दे में भी, ज़्यादा ऊपर चला गया, देखो यहाँ लिखा है दे में बी
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लाइट, और सोर्स ऑफ कार्बन क्या है, CO2। और लिखा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, सोर्स ऑफ कार्बन CO2 और CO2 को फिक्स करता है, इसका मतलब कीमोसिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आया हुआ है नीट में, प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन है PYQ। वे द वास्ट बैक्टीरिया क्या होता है, हेटरोट्रॉफ, दे डिपेंड अपॉन अदर डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो सारे बैक्टीरिया में जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जो डेड एंड डिके मैटर पे ज़्यादा वर्क रहते हैं। अब आ जाते हैं कार्लूस वाला जो कॉन्सेप्ट था। तो कार्लूस देखो, आर्की जो मोनेरा किंगडम था उसको इन्होंने डोमेन दे दिया था, किसको, मोनेरा किंगडम को इन्होंने डोमेन दे दिया, मोनेरा छोड़ दिया इन्होंने, और इसको दो डोमेन दे दिया, एक को नाम दे दिया यू बैक्टीरिया और एक का नाम दे दिया क्या, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और एनसीईआरटी ने क्या किया कि इसको मोनेरा किंगडम में ही दिया है, तो वो बाद की बात है, और लास्ट में क्या था, यू करिया दे दिया। तो यहाँ पे आर्किया हमको पढ़ना है और क्या पढ़ना है, यू बैक्टीरिया पढ़ना है। आर्किया यू बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक है, तो क्यों अलग किया गया, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और नीट में कई बार पूछा जाता है। तो इसका एक ही फीचर मेनली है बच्चों कि इसका जो सेल वाल है ना, ये मतलब आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा है एंशिएंट बैक्टीरिया है जो क्या काम कर सकते हो, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है, लेकिन इसकी सेल वाल की जो स्ट्रक्चर कंपोजिशन है उसमें बहुत ही यूनिकनेस होती है एज कम्पेयर टू इसके जो बैक्टीरिया वाला होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो 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 सेल वाल है उसकी वजह से क्या होता है, सेल वाल का जो इन्वेलप है, सेल वाल है, उसमें जो होता है बहुत ही इस तरह का मेकअप होता है आर्की बैक्टीरिया का, जो इसके सर्वाइवल के लिए बहुत सूटेबल होता है। किसके सर्वाइवल के लिए, जो आर्की बैक्टीरिया उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। तो दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे आर लिव इन सम ऑफ द मोस्ट। अच्छा, ये बैक्टीरिया की खास बात ये भी है, जो आर्की बैक्टीरिया उसकी खास बात ये होती है बच्चों कि ये बहुत शौकीन होता है, खतरों का खिलाड़ी है ये क्या है, खतरों का खिलाड़ी है। खतरों का खिलाड़ी का मतलब ये हो गया कि ये हमेशा उस हैबिटेट में रहना पसंद करेगा जहाँ से लोग भाग जाते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया ऐसे खतरों का खिलाड़ी कैसे बनेगा, इसके अंदर खतरों से खेलने वाले कुछ शक्तियाँ होंगी तभी ना। तो खतरों से खेलने वाली इसकी शक्तियाँ जो इसका सेल वाल का कंपोजिशन क्या है बच्चों, सेल वाल कंपोजिशन। तो इसमें जो होता है ना, ईथर लिंकेज होती है। जैसे अगर सेलुलोज में देखोगे और कुछ किसी में देखो तो सब में एस्टर बांड होते हैं, और इसमें क्या होता है, ईथर लिंकेज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ईथर लिंकेज होने की वजह से ये क्या है, उसको स्ट्रांग बनाती है इसके सेल वाल को, इसलिए बहुत ही हार्श कंडीशन पाया जाता है। जैसे कि एक्सट्रीमली साल्टी हेलो थर्मोएसिडोफिल्स जैसे हॉट स्प्रिंग में पाया जाए, मार्सी एरिया में जैसे गट होता है ना उसका, मवेशियों का जैसे कैटल का होता है, तो इसी में रहेगा। तो गोबर के साथ क्या होता है, जो डंक होता है, काऊ डंक होता है, उसके साथ ये आ जाता है, और इसका गोबर गैस में यूज करते हैं तो मेथेन गैस प्रोड्यूस करता है, मेथेन गैस, इसलिए इसको बायोगैस भी कहते हैं। तो मेथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया भी इसी में आते हैं, मेथेनोजेन बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर, देखो यही है ईथर लिंकेज। दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल एक्सट्रीम है, यही फीचर्स है जो इसको एक्सट्रीम में। तो पूछा जाए बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम आर्की बैक्टीरिया क्यों, तो कहोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, सेल वाल स्ट्रक्चर। मेथेन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रुमिनेट जैसे काऊ बफेलो, दे आर रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन मेथेन गैस डंक ऑफ एनिमल, ये करने के लिए मदद होता है। तो कभी सोचा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा होता है बच्चों, तो CO2 होता है सबसे ज़्यादा, फिर मेथेन। तो मेथेन अगर यहाँ से प्रोड्यूस होगा तो फिर क्या होगा, सक्सेसफुल ग्रीन हाउस गैस, ये एक तरह का ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करेगा। तो एक तरह का सोचने वाली बात है कि बायोगैस से हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस कहीं ना कहीं इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। क्या पढ़ते हैं, यू बैक्टीरिया। तो इसमें क्या आ जाता है, तो जो तुम्हारे सारे बैक्टीरिया वो आ जाएंगे, उसके अलावा क्या हो जाए, साइनो बैक्टीरिया आ जाएगा, और भी क्या आ जाएंगे, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सब सारे आ जाएंगे। इसमें एक फिगर बनाया है एलवी नास्टॉक का, इसमें देखो एक हेट्रोसिस्ट होता है। हेट्रोसिस्ट में एक इंजाइम बहुत यूनिक होता है जो केवल प्रोकैरियोट में होते हैं, वो होता है इंजाइम क्या है बच्चों, नाइट्रोजिनेज। कौन सा इंजाइम, नाइट्रोजिनेज। ये O2 सेंसिटिव होता है, तो O2 इसको ना मिले, ये जो होगा यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है। कहाँ पे, यहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है O2 रिलीज करता है, लेकिन यह PH2 जब एब्सेंट होता है तो हेट्रोसिस्टम में फोटोसिस्टम 2 डिसेमिनेट हो जाता है और वाटर रिलीज नहीं होता है, तो ऑक्सीजन से नाइट्रोजिनेज को ये बचा लेता है। नाइट्रोजिनेज क्या काम करता है, एटमॉस्फेरिक N2 को चेंज कर देता है NH3 में, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है, जब भी ये कॉलोनी में इस तरह का पाया जाता है तो म्यूसिलेजिनस शीथ होता है किनारे किनारे, इसको तो इसको बचाता है डेसिकेशन है बहुत सी चीज़ों से।
तो ये तो हो गया साइनोबैक्टीरिया की बात होगी। एनाबिना, नास्टाक जैसे इस तरह का, उसे एनाबिना भी थोड़ा सा, लेकिन स्ट्रक्चरल थोड़ा डिफरेंट होता है उसमें, वो होता है। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हम लोग देखते हैं, दूध से जो दही बनाते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। वो मतलब कि दूध में न्यूट्रिशन लेता है, कार्बन का सोर्स CO2 नहीं है, कार्बन का सोर्स जो मिल्क में कार्बन वो ले रहा है, तो वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गया। ऐसे बहुत से ऐसे जो होते हैं, जो क्या होते हैं बैक्टीरिया, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग, दे आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल। उसके बाद फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला बच्चों किसका, हम लोग सेल में पढ़े थे, फ्लैजिलीन का बना होता है। किससे बना होता है, फ्लैजिलीन का बना है, प्रोकैरियोटिक का। जबकि ट्यूबुलिन का बना होता है, माइक्रोट्यूबुल का बना होता है यूकैरियोटिक का फ्लैजिला, और इसका अरेंजमेंट 9+0 का होता है, जबकि यूकैरियोटिक का फ्लैजिला 9+2 होता है। साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए। इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन एक साइनोबैक्टीरिया प्रोक्लोरान है जिसमें क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों होता है। तो ये हो गया आर द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ये जो साइनोबैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉप है, मतलब CO2 कार्बन का सोर्स लेगा और लाइट सनलाइट को क्या करेगा, एनर्जी का सोर्स लेगा। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल फिलामेंटस भी हो सकता है, फ्रेश वाटर मेरीन में भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल में भी रह सकता है। द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय मिसलेनियस सीड, जैसे ये है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस की जहाँ अधिकता होती है किसी भी पॉन्ड में, तो वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोसिस्टिस, ये यूनिसेलुलर है, तो ये क्या करता है, बहुत तेज ग्रो करने लगता है, और वहाँ पे क्या करता है, टॉक्सिन बहुत सा सीक्रेट करता है, और पूरा जो तालाब होता है भर जाता है, जिसको कहते हैं ब्लूम, उसको क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम। और पॉल्यूटेड वाटर, जितना ज़्यादा एल्गल ब्लूम होगा उतना पॉल्यूटेड होगा, उतना DO घट जाएगा, उतना BOD बढ़ जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो DO डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगा एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन पे। तो नाइट्रोजन फास्फोरस जहाँ पे भी अगर जिस तालाब में जा रहा है वहाँ पे एल्गल ब्लूम तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स स्मार्ट में नाइट्रोजन स्पेशलाइज है, जिसको हेट्रोसिस्टमिक कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया देखो ऑटोट्रॉपिक है, तो CO2 सोर्स ऑफ कार्बन लेगा, कीमोसिंथेटिक, लेकिन एनर्जी का सोर्स जो क्या होगा, केमिकल लेगा। तो ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक जो केमिकल होगा वो कैसा होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे नाइट्रेट होगा, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, और रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ देयर ATP प्रोडक्शन, प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर के न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मतलब देखो भले से ऑटोट्रॉपिक तो है ही है, लेकिन इसके बाद क्या न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग के लिए, और किस किस की न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग करता है, तो फास्फोरस, सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जानना चाहिए, ये आया भी है एग्जाम्स में। अब आ जाते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हमने बताया था क्या होता है बच्चों, वो हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। द मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर, बहुत से डीकम्पोजर होता है, जैसे कोई डेड और डीके अगर मिल गया तो उसको क्या कर देंगे, खा जाएगा। तो जो हेट्रोट्रॉपिक में भी क्या होता है, ज़्यादातर सेप्रोफिटिक होता है। जैसे तुम देख लो मेनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ह्यूमन अफेयर, जैसे कि दूध से दही बनाने में ये मदद करता है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में, बहुत से आजकल मार्केट में एंटीबायोटिक जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए, वो सब बैक्टीरियल सोर्स के ही होते हैं या फंगस सोर्स के होते हैं। फिक्सिंग या नाइट्रोजन फिक्सेशन लिग्यूम में, उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। जैसे राइजोबियम था, लिग्यूम में कौन सा बैक्टीरिया होती थी, राइजोबियम, ये क्या करता है, रूट नोड्यूल बनाता था, उसमें क्या क्या होता था, लेग हीमोग्लोबिन, क्या होता था, पिंक कलर का लेग में ऑक्सीजन को स्क्वेंच कर देता है। हेट्रोसिस्ट में क्या आता है, ऑक्सीजन को एक्सक्वेंज करने के लिए PH2 को ही हटा दिया जाता है, तो लेग हीमोग्लोबिन PH2 में नहीं पाया जाता हेट्रोसिस्ट में। जैसे अभी साइनोबैक्टीरिया का पढ़ रहे थे ना, तो इसमें जैसे नाइट्रोजिनेज लिग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम वाले में भी अगर O2 से बचाने के लिए, ऑक्सीजन से बचाने के लिए क्या होता था, यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन होता था राइजोबियम में, यहाँ बचाने के लिए इसने क्या किया, फोटोसिस्टम 2 को ही हटा दिया, और ये जो होगा ग्रीन कलर की जगह वो दूसरे कलर का हो गया, तो ये हो गया इसमें। नेक्स्ट है जो सम ऑफ द पैथोजन, बहुत से होते हैं ह्यूमन के लिए यूजफुल, तो है बहुत सा पैथोजन काज करता है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है साइट्रस कैंकर, बच्चों क्या है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर का जेंथोमोनास साइट्री एक बैक्टीरिया होती है, जेंथोमोनास साइट्री, क्या होता है, जेंथोमोनास साइट्री, ये बैक्टीरिया जो होती है ये डिजीज कहते हैं, पूछा जाता है जेंथोमोनास साइट्री या साइट्रस कैंकर कैसा है, वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल, तो बताओगे बैक्टीरियल। इसके अलावा काला, टाइफाइड, टिटनेस, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी से, साल्मोनेला टाइफी से, विब्रियो कालरी से, ये सब जो होते हैं वर्क करते हैं और ये डिजीज कैच करते हैं। डिफरेंट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई, अब देखो ये बाइनरी फिशन, देखो कितने आसानी से क्या होता है, ये डिवाइड कर जाता है।
इसके अलावा जो होता है इसमें कुछ एक सार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जिसको कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन में क्या होता है कि कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन ये सब आते हैं, तो ये भी रिपोर्टेड है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली जीन का ट्रांसफ़र ये करते हैं। तो ये जीन और ट्रांसफ़र जो होता है तो क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन का एक फॉर्म है जिसमें क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन इन सबको करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों तुम्हारा ये है माइकोप्लाज्मा। अब देखो ये एक ऐसा माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सबसे छोटा है कह लो। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, इसमें सेल वॉल ही नहीं पाया जाता और ये एनारोबिकली सर्वाइव कर सकता है, विदाउट ऑक्सीजन के भी ये क्या कर सकता है, सर्वाइव करता है। और ये जो होता है दोनों पे काज करता है। जैसे कहीं ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा जाए माइकोप्लाज्मा काज डिजीज ओनली प्लांट, तो गलत बात है, प्लांट में भी डिजीज काज करता है, एनिमल में भी, ठीक है। माइकोप्लाज्मा दोनों में काज करता है। और इस पर क्या होता है, कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल एकदम होता ही नहीं है। तो जब सेल वॉल नहीं होता है तो ये क्या करता है ना कि जो होता है कि बहुत से एंटीबायोटिक जैसे होते हैं उससे क्या रेजिस्टेंसी जो होते हैं शो करते हैं, उसमें कोई सेल वॉल डिग्रेडेशन की कोई बात ही नहीं होती है। देयर आर स्मॉलेस्ट लिविंग नोन, मतलब बहुत सबसे छोटा ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म हम मानते हैं, लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा, जो कि क्या है कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल है। तो ये डिजीज भी काज करता है। तो ये था पूरा बच्चों हम लोग का क्या मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में हमने क्या पढ़ा, अगर कार्लोस के हिसाब से पढ़ेंगे मोनेरा किंगडम तो वो क्या था, उन्होंने 3 डोमेन में बांटा था। तो किंगडम जैसे हम लोग पढ़े किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये 7 पढ़े थे। तो सबसे एम्पायर कौन था, किंगडम था। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, डोमेन जो होता है उससे भी बड़ा और डोमेन होता है। और ये कितने डोमेन का अभी तक चल रहा है, 3 डोमेन का दिया गया है। मोनेरा को उन्होंने आर्की को एक बहुत इतना यूनिक फीचर उसमें कि आर्की को अलग ही किंगडम बना दिया गया, मतलब डोमेन बना दिया, किंगडम से भी ऊपर बना दिया। यू बैक्टीरिया को भी एक अलग ही बना दिया गया और पूरे यूकैरियोट को क्या कर दिया है, एक डोमेन बना दिया। तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और क्या यूकैरिया, इन तीनों में बांट दिए गए। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कैसे क्लासिफिकेशन किया गया। शुरुआत में प्लांट एनिमल, क्या जरूरत पड़ी 5 किंगडम, क्या जरूरत पड़ी 7 8 किंगडम थी, क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कार्लोस ने किया था 16 मॉलिक्यूलर बेसिस किया था, फाइलोजेनी ड्रा करके इस तरह से किया था। और माइकोप्लाज्मा ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चे पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू।